नमस्कार। आज हम मुंबई से आई एक काफ़ी परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। ये एक छात्र और उसकी टीचर के रिश्ते से जुड़ी है। हमने इसके लिए मुंबई चुप्पी और दीवारों के पीछे का सच नाम के एक लेख के कुछ हिस्से देखे हैं। और अक्सर होता है ना कि बड़े संस्थानों की ऊंची दीवारों के पीछे ऐसी कई सच्चाइयाँ छिपी रह जाती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था और इससे क्या सवाल उठते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये मामला है क्या? इसमें कौन लोग शामिल हैं? एक तरफ है एक 16 साल का छात्र आर्यन, नाम बदला हुआ है उसका, जो 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहा था, काफी होनहार छात्र। और दूसरी तरफ है उसकी 40 साल की अंग्रेजी टीचर, जिस पर परिवार काफी भरोसा करता था। और इसी भरोसे से कहानी शुरू होती है। अतिरिक्त ट्यूशन, मार्गदर्शन, ये सब सुनने में तो कितना आम लगता है ना? हाँ, बिल्कुल, एकदम आम शरात लगती है। लेकिन यहीं से चीजें एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर देती हैं। जो भरोसेमंद मार्गदर्शन जैसा दिख रहा था, वो धीरे धीरे कुछ और ही बन गया। लेख में जैसा बताया गया है, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, कभी दक्षिण मुंबई के महंगे होटलों में, तो कभी एयरपोर्ट के पास के होटलों में। शायद ऐसी जगहों पर सवाल भी कम उठते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। पर उन बंद दरवाजों के पीछे आरोप यह है कि छात्र को भावनात्मक तौर पर उलझाया गया, उसे चिंता कम करने की दवाएं दी गईं, शराब भी पिलाई गई। ओह! हाँ, ये दिखाता है कि कैसे भरोसे का गलत इस्तेमाल करके सही और गलत के बीच की जो रेखा है, उसे ही धुंधला कर दिया गया। एक तरह से डर, चुप्पी और अधीनता का एक चक्र वो बना दिया गया था। और इसका असर जाहिर है उस छात्र पर दिखने लगा होगा, खासकर जब परीक्षाएं नजदीक आ रही होंगी। हाँ, बिल्कुल, रिपोर्ट यही बताती है। आर्यन चुप रहने लगा, उसका ध्यान भटकने लगा। परिवार वालों ने भी ये बदलाव नोटिस किए, जैसे ठीक से सो नहीं पा रहा था, चिंता में रहता था, व्यवहार में अचानक बदलाव आ गए थे। और फिर आखिरकार परीक्षा खत्म होने के बाद वो टूट गया। उसने हिम्मत करके अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। सोचिए जरा, उस परिवार पर क्या गुजरी होगी ये सब सुनकर। बिल्कुल, किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है ना। परिवार ने शायद शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, पुलिस के पास जाने में। हाँ, सही कहा आपने। ऐसा बताया गया है कि शुरुआत में परिवार ने सोचा कि शायद संपर्क पूरी तरह तोड़ देना ही काफी होगा। उन्हें लगा कि शायद मामला यहीं रुक जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जब टीचर ने परीक्षा के बाद फिर से आर्यन से संपर्क करने की कोशिश की, और इस बार अपनी घरेलू सहायिका के जरिए, तब परिवार को लगा कि नहीं, अब चुप नहीं रहा जा सकता। शायद वही वो पॉइंट था जब उन्हें एहसास हुआ कि अब कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है। अच्छा, तो इसके बाद फिर पुलिस और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। क्या हुआ उसमें? हाँ, परिवार मुंबई पुलिस के पास गया, एफआईआर दर्ज हुई और फिर टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर काफी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जैसे कि पॉस्को अधिनियम, जो खासतौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए है। फिर किशोर न्याय अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की भी संबंधित धाराएं लगी हैं। ये कानून दिखाते हैं कि मामला कितना संगीन है। और स्कूल का क्या रुख रहा इस पर? हैरानी की बात यह है, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, स्कूल प्रशासन की तरफ से ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला है। कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो नहीं, चुप्पी सी है। ये वाकई गंभीर है। और ये सिर्फ एक अकेली घटना की तरह नहीं लग रहा है ना? ये शायद कुछ बड़े मुद्दों की तरफ भी इशारा करता है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सिस्टम में, हमारे संस्थानों में कहाँ कमी रह जाती है। क्या संस्थान चेतावनी के जो संकेत होते हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? शक्ति का जो असंतुलन होता है टीचर और छात्र के बीच, वो कैसे पीड़ितों की आवाज को दबा देता है? और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि समाज के तौर पर हम पुरुष पीड़ितों की बातों पर, उनके अनुभवों पर कितना यकीन करते हैं, उन्हें कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये मामला सिर्फ एक छात्र और टीचर की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये एक भरोसे के टूटने की कहानी है, एक छिपे हुए शोषण की कहानी जो करीब 1 साल तक चलती रही, वो भी एक प्रतिष्ठित माहौल के पर्दे के पीछे। ये दिखाता है कि सच बोलने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है और न्याय पाने का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि हम अपने शिक्षण संस्थानों में, जहां हम अपने बच्चों को भेजते हैं, वहां विश्वास और सुरक्षा के इस नाजुक संतुलन को कैसे बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं।
और क्या हम एक समाज के रूप में उत्पीड़न का अनुभव करने वाले पुरुषों की आवाज़ सुनने और उस पर विश्वास करने के लिए वाकई तैयार हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन पर सोचना ज़रूरी है।